हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीआरवी सॉल्यूशन सेंटर। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एचवीएसी कमीशनिंग के बारे में बताऊंगा कि कमीशनिंग क्या होती है और इसको करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है और वीआरवी कमीशनिंग हम कैसे करते हैं। फिर लास्ट में मैं आपको कमीशनिंग का वीडियो सेटअप भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कमीशनिंग प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स, कमीशनिंग प्रोसेस नाइट्रोजन टेस्टिंग के साथ स्टार्ट होता है। हम सिस्टम में नाइट्रोजन फिल करके लीकेज पहले हम टेस्ट करते हैं। फिर अगर प्रेशर ओके होता है तो फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो कि वैक्यूम प्रोसेस होता है। वैक्यूम प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, जो कि माइक्रोन्स अचीव होने पर होता है, हम सिस्टम में गैस चार्ज करते हैं और फिर मशीन को हम टेस्ट मोड पे ऑन करके सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। अगर सारे के सारे पैरामीटर्स और मशीन की कंडीशन सारी मोटर्स, कंप्रेसर्स वगैरह सब कुछ सही चलते हैं तो हम सिस्टम को हैंड ओवर कर देते हैं कस्टमर को। ये जो पूरा प्रोसेस है, हम इसी को कमीशनिंग प्रोसेस बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कमीशनिंग। कमीशनिंग हमारी 3 टाइप की होती है: इनिशियल कमीशनिंग, रेट्रो कमीशनिंग और रिकमीशनिंग। इनिशियल कमीशनिंग हम उसे कहते हैं जो कि हम सिस्टम को जब फर्स्ट टाइम कमीशनिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं, जो कि हम बेसिकली लो साइड की करते हैं, इंडोर की तरफ की। रेट्रो कमीशनिंग वो कमीशनिंग होती है जो कि हम सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, जो कि हम ड्यूरिंग मेंटेनेंस और ऑपरेशन टाइम पे हम एनालाइज करते हैं कि सिस्टम की परफॉर्मेंस अगर लो है तो हमें उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। तो हम जो उस टाइम पे कमीशनिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं रेट्रो कमीशनिंग, कुछ एडिशनल चेंजेस के साथ। तीसरा है रिकमीशनिंग। ये कमीशनिंग बेसिकली रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए होती है। जब हमारे सिस्टम में या तो कंप्रेसर ख़राब हो जाए या कुछ लीकेज हो जाए या कुछ और रिपेयर मेंटेनेंस करना है इंडोर साइड पे, तो हम जो कमीशनिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं रिकमीशनिंग। व्हाट इज़ द नीड ऑफ कमीशनिंग इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, हमें कमीशनिंग क्यों करनी चाहिए और अगर हम प्रॉपर कमीशनिंग नहीं करेंगे तो हमारे सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। हमारा जो VCRS साइकिल होता है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट के साथ सिर्फ ऑयल ही मिक्स होना चाहिए, यानी कि ऑयल और रेफ्रिजरेंट ही सर्कुलेट करना चाहिए। बट अगर हम प्रॉपर वैक्यूम नहीं करेंगे तो हमारे रेफ्रिजरेंट और ऑयल के साथ एयर भी मिक्स हो जाएगी, जो कि हमारे सराउंडिंग्स में रहती है। उस एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मॉइस्चर और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। इन गैसेस की वजह से हमारे सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, जैसे कि मशीन का प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जिसकी वजह से मशीन का ट्रिप होना, हमारा जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी का कम हो जाना, एज़ पर हीट लोड कैलकुलेशन उसकी कूलिंग और हीटिंग एफिशिएंसी जो है उसका कम हो जाना, स्लज फॉर्मेशन हो जाना मॉइस्चर और डर्ट पार्टिकल की वजह से। जो हमारा एयर होती है उसके अंदर मॉइस्चर और डर्ट पार्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से स्लज फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हमारे जब रेफ्रिजरेंट के साथ सराउंडिंग वो रेफ्रिजरेंट के साथ वो सर्कुलेट करेंगे तो ड्रायर, स्ट्रेनर और एक्सपेंशन वॉल्व जो है उसको चोक कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा और काफ़ी सारे इश्यूज भी क्रिएट करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी तक बताया कि कमीशनिंग प्रोसेस क्या होता है और हमें कमीशनिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम देखते हैं कि कमीशनिंग हम अपने VRV सिस्टम की कैसे करते हैं। तो हमारे जो कमीशनिंग प्रोसेस है उसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम चेक करते हैं। पहला पॉइंट है कि हम सबसे पहले हम सिस्टम की नाइट्रोजन टेस्टिंग करनी है। हमें लो साइड, हाई साइड जिसकी भी करनी है, तो हमें वहाँ पे नाइट्रोजन डालना होता है पहले और उसको 24 घंटे पहले होल्ड करना होता है। अगर हम दूसरा पॉइंट है कि जब हम नाइट्रोजन जो है वो पूरे पूरे सर्किट में डालते हैं, जैसे कि आउटडोर में भी और इंडोर में दोनों में डालते हैं जब हम, तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट सेफ्टी फैक्टर्स लेने होते हैं, जैसे कि
हमें नाइट्रोजन डालने से पहले हमें आउटडोर के कंप्रेसर वायर्स जो होते हैं RYB, उन्हें हटा के उन पर टेप लगा देना चाहिए। और हमारी जो कम्युनिकेशन केबल होती है जो कि सारे इंडोरों से आके आउटडोर पे जुड़ती है, उसे भी हटा देना चाहिए, ताकि हमारी इंडोर से कोई कमांड जो है वो आउटडोर को ना मिल पाए और नाइट्रोजन गैस डलने के बाद वो आउटडोर चल ना जाए कहीं गलती से। तो इसलिए हम कंप्रेसर की तारों को हटा देते हैं और कम्युनिकेशन केबल को भी हटा देते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जब हम अपने नाइट्रोजन को 24 घंटे बाद भी हम जब चेक करते हैं, तो अगर प्रेशर ओके मिलता है तो हम उसका नाइट्रोजन को रिलीज़ कर देते हैं। बट इस नाइट्रोजन टेस्टिंग में हमें ये चीज़ ध्यान देना होता है कि हमारे जो सारे इंडोर्स हैं उनकी भी पावर सप्लाई पूरी ऑन होनी चाहिए, ताकि हमारी जो गैस है वो पूरी इक्विलिब्रियम क्रिएट हो पाए, यानी कि पूरी बराबर हो रखी है उस सिस्टम में। फोर्थ पॉइंट है वैक्यूम प्रोसेस। वैक्यूम प्रोसेस के लिए आप ये इमेज को एज ए रेफरेंस देख सकते हो। और इसमें दो केस होते हैं, जिसमें कि अगर हमारा VRV सिस्टम एक ही आउटडोर से कनेक्ट है सिर्फ सारे इंडोर, और दूसरा केस है कि हमारे 2 या 3 आउटडोर के साथ सारे इंडोर कनेक्टेड हैं। तो पहला केस है जिसमें मास्टर और स्लेव है हमारे जुड़े हुए, तो हमें उसके लिए 4 चार्जिंग लाइन की ज़रूरत होगी, एक मैनीफोल्ड गेज की ज़रूरत होगी। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि इसमें 3 चार्जिंग लाइन लगी हुई है, ब्लैक, ब्लू और येलो। ब्लू वाली जो चार्जिंग लाइन है हमारी, वो हमारे वैक्यूम पंप पे लग गई है, और ब्लैक और येलो वाली जो है वो हमारे सक्शन और डिस्चार्ज पाइप पे लग गई है। जो चौथी चार्जिंग लाइन है वो हमारी माइक्रोन गेज के लिए यूज़ होएगी। माइक्रोन गेज हम दूसरे आउटडोर पे किसी पे भी लगा सकते हैं, या तो हम सक्शन पे लगा दें या फिर हम डिस्चार्ज वॉल पे लगा दें। दूसरा केस होता है कि अगर हमारा सिंगल आउटडोर ही है, उसके साथ इंडोर कनेक्टेड है, तो हमें 4 चार्जिंग लाइन लगाने की जगह नहीं मिल पाएगी, तो हम सिर्फ 3 चार्जिंग लाइन का ही यूज़ करेंगे। जिसमें से कि हम अपना जो हमारा ब्लू वाला पाइप है चार्जिंग लाइन, उसको हमने वैक्यूम पंप पे लगा दिया है, तो हम ब्लैक वाले को सेक्शन पे लगा देंगे और येलो वाले को वहाँ से निकाल के उस पर हम माइक्रोन गेज लगा देंगे, जिससे हमें वहाँ पे माइक्रोन दिखते रहेंगे। और इस प्रोसेस में भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है कि माइक्रोन गेज जब हमें माइक्रोन देखने हैं तो ही हम सर्विस वॉल को खोलें, वरना कभी कभी उस पॉइंट से भी जो हमारा होता है वैक्यूम जो है वो टूट रहा होता है, माइक्रोन्स जो है वो बढ़ रहे होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि हमारा जब वैक्यूम प्रोसेस चलता है तो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि हमारे माइक्रोन्स जो होते हैं वो अचीव नहीं होते हैं और काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे कि वो कुछ पॉइंट पे आके रुक जाते हैं 2000-3000 पे, या फिर किसी पॉइंट पे आके बढ़ने लग जाते हैं। तो उस केस में हमें किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है वो देख लेते हैं। पॉइंट ए है कि या तो उस पर ये हो सकता है कि हमारे सिस्टम में कोई लीकेज हो, हमने जहाँ से ब्रेजिंग किया है तो हमें उस पॉइंट को एक बार और चेक कर लेना चाहिए कि हो सकता है वहाँ से लीकेज ही हो। और बी पॉइंट है कि हमें मैनीफोल्ड के जो गेजेस होते हैं जहाँ पे हमने चार्जिंग लाइन लगाई है वो चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वहाँ से हमारा माइक्रोन्स तो ब्रेक नहीं हो रहा है। और अगर ये पॉइंट्स भी सही हैं दोनों पॉइंट, तो हमें वैक्यूम पंप को देख लेना चाहिए कि कहीं वो हीटअप तो नहीं हो जा रहा है चलते चलते 2 घंटे 4 घंटे बाद। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसका वैक्यूम पंप का ऑयल भी चेंज करके देख सकते हैं। छठा पॉइंट है कि हमें माइक्रोन जो है वो 500 माइक्रोन्स तक अचीव करने हैं, तो ही हमें सिस्टम जो है वैक्यूम के लिए स्टैंडर्ड होता है। तो हम 500 माइक्रोन तक सिस्टम को वैक्यूम करते हैं। जब हमारा माइक्रोन आ जाते हैं 500 माइक्रोन तक, तो हम उसके बाद मैनीफोल्ड गेज से दोनों तरफ से बंद कर देंगे उसको, वाल्व को रोटेट करके, और चार्जिंग लाइन को हम वैक्यूम पंप से हटा के उसको रेफ्रिजरेशन सेंटर पे टाइट कर देंगे। 8 पॉइंट है हमारा कि हमें हमारे सिस्टम में कितनी रेफ्रिजरेंट डालनी है उसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है पहले। तो उसका मेथड होता है, उसके 3 चीज़ें हमें प्रॉपरली ध्यान देनी होती है। ए बी सी पॉइंट हैं, जैसे कि ए पॉइंट जो होता है हमारा, उसमें हमें रेफ्रिजरेंट की जो हमने पाइपिंग करी हुई है कॉपर की, आउटडोर से लेके सारे इंडोर तक, तो लिक्विड पाइप को ही हमें सिर्फ
कंक्लूड करना होता है। लिक्विड पाइप में हमारा डिफरेंट डिफरेंट पाइप साइजेस होते हैं, तो हर पाइप साइज़ की डायमेंशन जितनी भी है लेंथ उसकी मीटर में कैलकुलेट करके और उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर पाइप साइज़ हमारा है 6.35 क्वार्टर का पाइप है, तो उसको हम 0.023 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐड करेंगे 9.52 वाले कॉपर पाइप से 0.06 करके मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम ऐड करते चले जाएंगे। जो जो पाइप साइजेस हमारे लगे होंगे उसको इसमें ऐड कर देंगे, हम जोड़ देंगे। फिर बी पॉइंट आता है हमारा डाइवर्सिटी के लिए। डाइवर्सिटी हमारे सिस्टम पे कितनी है ये भी मैटर करता है। अगर हमारा 20 एचपी का एक आउटडोर है, सिंगल आउटडोर, और उसमें 22 एचपी या 24 एचपी इंडोर का लोड है, तो वो मोर देन 100% हैगा, तो उस एक्स्ट्रा लोड के लिए हमें एडिशनल गैस चार्ज करनी पड़ती है सिस्टम में। तो हम उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैस डालेंगे। वो हर कंपनी का अलग अलग होता है, आधा kg, 1 kg, 2 kg, जितना भी डालना होता है वो हर कंपनी का अपना अपना होता है। सी पॉइंट होता है कि हमारे जो हाई कैपेसिटी इंडोर्स होते हैं, जैसे कि 4 HP, 5 HP या फिर 8 HP का हमारा जो इंडोर होता है, मान लो एच हो सकता है, कैसेट हो सकता है या डक्टेबल हो सकता है, तो उसके लिए भी हमें पर इंडोर एडिशनल चार्जिंग करनी होगी। तो ए, बी और सी को मिला के हमारी लिक्विड वो रेफ्रिजरेंट गैस कैलकुलेशन होती है। ए पॉइंट पे हम लिक्विड पाइप को जोड़ के बी पॉइंट से जोड़ेंगे डाइवर्सिटी के लिए, और सी पॉइंट हाई कैपेसिटी इंडोर से। इन तीनों पॉइंट्स को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल रेफ्रिजरेंट कितना हमारा डालना है सिस्टम में वो कैलकुलेट करके निकल जाएगा। 9 पॉइंट है कि हमें जो गैस चार्जिंग करनी होती है वो हमारे लिक्विड वाल्व से डिस्चार्ज वाले से करनी होती है, और उसके लिए हमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट सिलेंडर होता है उसको हम उल्टा कर देते हैं ताकि सिर्फ हमारा लिक्विड लिक्विड ही अंदर सिस्टम में जाए, वेपर ना जाए उस सिलेंडर की। और 10 पॉइंट है कि हमें जब हम रेफ्रिजरेंट डालते हैं हमारे वॉल्व से, उससे पहले हमें पर्च करना होता है चार्जिंग लाइन को, क्योंकि जो चार्जिंग लाइन के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हमारे सिस्टम में ना चला जाए। इसके लिए हम सर्विस वॉल से थोड़ा सा लूज़ करते हैं चार्जिंग लाइन को, जिससे कि वो पर्च हो जाता है और सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही अंदर जाता है। 11 पॉइंट है कि जब हम गैस जो है वो कंप्लीट सिस्टम में डाल देते हैं, तो हमारे जो बॉल बार लगे होते हैं आउटडोर यूनिट में, उन दोनों को हम सक्शन डिस्चार्ज दोनों को ओपन कर देते हैं। गैस जो है वो हमारी बैलेंस हो जाती है सिस्टम में। फिर 12 पॉइंट है कि हम उसको मशीन को टेस्ट ऑपरेशन पे या फिर कमिश्निंग मोड पे हम उसको मशीन को ऑन कर देते हैं। 13 पॉइंट है कि हमारी जो मशीन होती है उसको जब हम टेस्ट ऑपरेशन पे या कमिश्निंग मोड पे चलाते हैं तो वो अराउंड 30 मिनट्स या 40 मिनट्स 45 मिनट्स चलती है मशीन। तो उस टाइम पीरियड पे ही हमें सारे पैरामीटर्स नोट डाउन करने होते हैं, चेक करना होता है सिस्टम कितनी कूलिंग कर रहा है या हीटिंग कर रहा है, और हमारे जो मोटर है, कंप्रेसर है, उन सबको हमें एम्पेयर चेक करने होते हैं, और मोटर सही तरीके से चल रही है नहीं चल रही है, इंडोर सारे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कितनी कूलिंग कर रहे हैं, ग्रिल टेम्परेचर वगैरह, ये सब हमें उस टाइम पे ही देखना होता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हमें जब हमारा मशीन टेस्ट ऑपरेशन पे चलती है तो कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने होते हैं, चेक करने होते हैं। तो 14 पॉइंट हमारा यही है कि हमें क्या क्या पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। उसमें से ए पॉइंट है कि हमें इंडोर पे उसका ग्रिल टेम्परेचर चेक करना होता है, जो कि अराउंड 10, 11, 12 आता है। इतना अगर टेम्परेचर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद अगर आता है इंडोर से, तो हमारी गैस ओके है और हमारी जो कूलिंग है वो सफिशिएंट है उस इंडोर से। बी पॉइंट है कि अगर पॉसिबल हो पाए तो हम इंडोर के जो लिक्विड और गैस की जो वैल्यूज़ होती है हमारे इंडोर पे, लिक्विड कितना एंटर कर रहा है और वेपर बनने के बाद कितना टेम्परेचर आ रहा है, वो हम अगर चेक कर पाएँ आउटडोर के पैरामीटर से, या फिर अगर हमने लैपटॉप लगा रखा है सर्विस टूल के साथ, तो हमें ये पॉइंट्स देखने होते हैं इन और आउट टेम्परेचर। जो कि लिक्विड टेम्परेचर जो इन होता है वो 7 से 8 डिग्री होता है इन होने का, और आउट होने का गैस टेम्परेचर जो है वो 11 डिग्री से 12 डिग्री होता है। सी पॉइंट है कि हमें सारे कंप्रेसर के एम्पेयर जो है वो चेक करने चाहिए। अगर 5 HP का
हमारा कंप्रेसर है तो वो जितने एम्पेयर लेगा उतना ले रहा है कि नहीं ले रहा है। 10 HP वाला हमारा कंप्रेसर जो है वो कितने एम्पेयर जितना लेना चाहिए उतना ले रहा है कि नहीं लेना चाहिए, ले रहा है कि नहीं ले रहा है, हमें ये सब चेक करना चाहिए। डी पॉइंट है कि हमें अपना उस मशीन का मैनिफोल्ड गेज लगा के सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर देखना चाहिए। सक्शन प्रेशर जो है वो हमारा 120 PSI तक रहता है रनिंग कंडीशन में, और डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो हमारा 400 PSI तक रहता है। 15 पॉइंट है कि हमें रूम्स में जाके एयर फ्लो देख लेना चाहिए कि हमारे जो इंडोर है ब्लोवर जो है वो प्रॉपरली चल रहा है, फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, और हमारा CFM जो है वो हर पॉइंट पे रूम में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 16 पॉइंट है कि अगर हमारा ऑब्जर्वेशन में हम 40-45 मिनट लेते हैं, 45 मिनट्स ऑब्जर्वेशन के बाद अगर हमें लगता है कि सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है, हमारा सिस्टम है वो पूरा 100% सही वर्क कर रहा है, तो हम सिस्टम को कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। फ्रेंड्स, आगे एक कमीशनिंग वीडियो है, वो हम देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये ब्लू स्टार का VRV सिस्टम है हमारा, और ये यहाँ पे वैक्यूम चल रहा है हमारा। तो आप ये देख सकते हो कि ये हमारा 22 HP का आउटडोर है, मॉडल 22 THL, और ये रेफ्रिजरेंट R410 है इसके अंदर, और ये वैक्यूम चल रहा है। पंप पे आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा, निकल रहा है। ये PCBs है हमारी, और ये हमारा मैनिफोल्ड गेज लगा हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं 3 चार्जिंग लाइन है। ये ब्लैक वाली हमारा सेक्शन है, येलो वाला जो है वो हमारा डिस्चार्ज यूनिट है, और ये हमारे बॉल वाल्व है, ये दोनों सेक्शन डिस्चार्ज के। देखो ये बंद है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये धुआं निकल रहा है, मतलब ये अभी शक कर रहा है अभी पंप जो है हमारा। ये हमारे PCB कार्ड्स होंगे, और ये मैनिफोल्ड गेज में भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो माइक्रोन हो रहा है कि नहीं। ये वैल्यू जो है हमारे गेज की वो नेगेटिव में चली जाती है, -30 जैसे दिखा रहा है हमारे गेज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।